दोस्तों, जब पश्चिम की अर्थव्यवस्था लगातार लड़खड़ा रही हो और एशिया से उठकर एक देश जो G7 की दहलीज पे हर साल गेस्ट बन के पहुंच रहा हो, तो सवाल ये नहीं होता कि उसे इनवाइट क्यों किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि उसे अब तक मेंबर क्यों नहीं बनाया गया। भारत एक ऐसा देश जिसे कभी गरीब और थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था, आज G7 जैसे एक्सक्लूसिव क्लब की बातचीत में सबसे आगे खड़ा है। लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, ये भारत के दशकों की डिप्लोमेसी, डिफेंस डील और डेमोग्राफिक डिविडेंड का नतीजा है। दोस्तों, आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और हर एक बड़ा देश भारत की तरफ देख रहा है, चाहे वो क्लाइमेट हो या टेक्नोलॉजी हो या जियोपॉलिटिक्स हो। और दूसरी ओर G7 यानी वो 7 देश जो कभी दुनिया की डायरेक्शन तय करते थे, आज अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर दोस्तों, असली सवाल ये उठता है कि क्या G7 को भारत की ज़रूरत है अपने सर्वाइवल के लिए, या फिर भारत को G7 में शामिल होने की ज़रूरत है अपनी पावर को और भी लेजिटिमाइज करने के लिए। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे G7 की असलियत और उसका आज का रिलेवेंस, भारत का राइजिंग रोल इकोनॉमी, डिफेंस और डिप्लोमेसी में, और आखिर में हम बात करेंगे क्या G7 भारत के बिना अधूरा है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया के पावर शिफ्ट की कहानी है। दोस्तों, जब हम G7 की बात करते हैं तो ये कोई आम समूह नहीं है, ये वो देश हैं जिन्होंने दुनिया की दिशा तय की, चाहे वो तेल की कीमत हो, डॉलर का वर्चस्व हो या फिर युद्ध और शांति के फैसले। G7 की शुरुआत 1975 में हुई, तब इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और बाद में कनाडा जैसे देश थे, और इनका मकसद था वैश्विक आर्थिक नीतियों का नियंत्रण, लोकतांत्रिक मूल्य और सामूहिक शक्ति। और सोचिए, आज भी ये देश दुनिया की करीब 43% जीडीपी को कंट्रोल करते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक इनके इन्फ्लुएंस में चलते हैं, और टेक्नोलॉजी से लेके मिलिट्री तक पॉलिसी मेकिंग में लीड में रहते हैं। लेकिन अब बदलाव हो चुका है, दुनिया मल्टीपोलर बन चुकी है, ग्लोबल साउथ की आवाज़ तेज हो रही है, और G7 की ताकत अब पहले जैसे नहीं रही, क्योंकि अमेरिका अपने अंदरूनी विवादों में उलझा है, यूरोप एनर्जी क्राइसिस और रिसेशन से जूझ रहा है, और G7 का कोई देश अब अकेले दुनिया को डिक्टेट नहीं कर सकता। इसलिए अब G7 को ऐसे देशों की तलाश है जो इमर्जिंग हों, पावरफुल हों और डेमोक्रेटिक भी हों, और यही वजह है कि भारत अब G7 की लिस्ट में सबसे ऊपर है। दोस्तों, अगर आज G7 को अपनी गिरती हुई पकड़ को बचाना है तो उन्हें सिर्फ पुराने रिश्तों पर नहीं, नए पार्टनरशिप पर भरोसा करना होगा, और इन सब नए पार्टनरशिप में भारत सबसे अहम है, क्योंकि भारत के पास है मार्केट और मैन पावर, 1.4 बिलियन लोगों की आबादी और दुनिया का सबसे बड़ा यूथ वर्कफोर्स, और कंजम्पशन के लिए हर ग्लोबल कंपनी अब भारत में निवेश करना चाहती है। और भारत एक इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन बन रहा है, क्योंकि IMF के अनुसार भारत 2028 तक टॉप 3 इकोनॉमी में आ सकता है। भारत की FDI लगातार बढ़ती जा रही है, और भारत चाइना की मैन्युफैक्चरिंग डिप्लोमेसी को रिप्लेस करने वाले सबसे बड़े विकल्प के रूप में बन चुका है। दूसरी तरफ भारत टेक्नोलॉजी और स्पेस सुपर पावर भी है। इसरो ने चंद्रयान से लेकर गगनयान तक दुनिया को चौंका दिया। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे UPI, आधार अब वैश्विक मॉडल बन चुके हैं। और एक तरफ भारत के जियोपॉलिटिकल बैलेंस के बारे में बात करें तो रसिया और अमेरिका भारत दोनों से बातचीत करता है। भारत की दोस्ती इजराइल से भी है, व्यापार गल्फ से, और अफ्रीका में भी एक बड़ी आउटरीच है।
यानी भारत एक ब्रिज नेशन है ईस्ट और वेस्ट के बीच। तो दोस्तों यही कारण है कि आज G7 देश को भारत की जरूरत है और भारत अब एक ऐसा देश है जो सिर्फ विकासशील नहीं बल्कि दिशा निर्धारक बन चुका है। तो दोस्तों अब सवाल ये नहीं है कि भारत G7 के लिए तैयार है या नहीं, सवाल ये है कि भारत को G7 में शामिल होना चाहिए या नहीं। क्योंकि एक तरफ G7 की चमक है, ग्लोबल एक्सप्लोजर, पॉलिसी इम्पैक्ट और इलीट ग्रुप का हिस्सा बनने का मौका, लेकिन दूसरी तरफ कुछ अहम सवाल भी हैं। क्या G7 भारत के हितों के खिलाफ जा सकता है? क्योंकि G7 में अमेरिका और यूरोप की डोमिनेंस है। वे चाहते हैं कि भारत उनके फैसलों का समर्थन करे, चाहे वो रसिया पर सैंक्शन हो या चीन को कंटेन करने की रणनीति। लेकिन भारत तो हमेशा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में भरोसा करता है, क्योंकि भारत ब्रिक्स, SCO और G20 जैसे प्लेटफॉर्म को हरदम बैलेंस में रखने की कोशिश करता है। और एक सवाल और है, क्या G7 भारत को बराबरी में देखेगा? अगर भारत को G7 में परमानेंट सीट मिल भी जाती है तो क्या भारत को वह सम्मान मिलेगा जैसे फ्रांस या जर्मनी को मिलता है, या फिर ये इनविटेशन सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर बन के रह जाएगा? तो दोस्तों भारत के लिए सही रास्ता क्या है? भारत को चाहिए कि भारत G7 जैसे ग्रुप्स में इंटरेस्ट बेस्ड पार्टनरशिप करे, लेकिन अपनी नॉन अलाइनमेंट डिप्लोमेसी और ग्लोबल साउथ लीडरशिप को बरकरार रखे। भारत को चाहिए स्टेटस, नहीं इम्पैक्ट, और वो इम्पैक्ट भारत आज G7 के बाहर रहकर भी बना रहा है। क्योंकि दोस्तों भारत की विदेश नीति हमेशा से संप्रभुता और संतुलन पर आधारित है। हम ना तो किसी ब्लॉक में पूरी तरह पक्षधर रहे हैं और ना ही किसी के दबाव में काम करते हैं। और यही वजह है कि जब दुनिया अमेरिका रूस या अमेरिका चीन के खेमों में बढ़ रही है, तब भारत ने खुद को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित किया है। आज अगर G7 भारत को शामिल करना चाहता है तो ये भारत की ताकत और उसके फैसलों की वैश्विक विश्वसनीयता का प्रमाण है। लेकिन भारत को अपनी पहचान किसी ग्रुप की सदस्यता से नहीं बल्कि अपने कदमों की गूंज से बनानी है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत आज G7 के दरवाजे पर नहीं खड़ा, बल्कि G7 अब उसके दरवाजे पे खड़ा है, जहां भारत पहले से ही खड़ा है। और यही सोच भारत को एक महान शक्ति बनाएगी, जो न सिर झुकाती है न झुकने देती है। इसलिए दोस्तों आज G7 को भारत की जरूरत है और भारत को किसी की नहीं, क्योंकि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही, ये भारत का समय है।